हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम आदर्श कुमार सिंह है और हम लोग आज डिस्कस करेंगे नीट बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। क्योंकि हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग को अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, है कि नहीं? सही बात है शिवपूजन जी, सही बात बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि नीट के सिलेबस को आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि आप नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि आप अपने सिलेबस को याद रखें। तो आपका सिलेबस क्या है आपको पता होना चाहिए। तो नीट की जो एग्ज़ाम होती है इसमें जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो अकेले 50% होता है। कितना होता है? अकेले 50%। मतलब हम पहले नीट को देख लेते हैं क्या होता है नीट, उसके बाद नीट के बायोलॉजी के सिलेबस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते क्या हैं कि जो हमारा जो नीट है, नीट ये NCERT डिपेंडेंट है। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड है NCERT बुक पे, जो 11th एंड 12th, जो 11th और 12th की जो बुक है, 11वीं और 12वीं की जो किताब है, उसके ऊपर ये पूरा नीट का पेपर डिपेंड होता है, ठीक है। नीट का जो एग्ज़ाम है, नीट यूजी, ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है किसके ऊपर? NCERT बुक के ऊपर, जो 11th और 12th में होती है, ठीक है। पहली पॉइंट। दूसरी बात ये बोली जाती है कि नीट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ना, नीट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो नीट के एग्ज़ाम में जब हम लोग कभी किसी नीट के एग्ज़ाम की बात करेंगे, न लोग मेडिकल एग्ज़ाम की बात करेंगे, नीट के एग्ज़ाम की बात करेंगे, तो उसमें आता है आपका फिजिक्स, उसमें आता है आपका केमिस्ट्री, उसमें आता है आपका बायोलॉजी, ठीक है। तो ये सभी होंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये टोटल 3 चीज़ें आती हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बेसिस बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं? नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कि सभी में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से 45%, मतलब 45 क्वेश्चन में 45 प्रश्न फिजिक्स से, मतलब भौतिक विज्ञान से, 45 प्रश्न केमिस्ट्री से और 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो अकेले बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया? 180 मार्क्स। 180 मार्क्स का कौन हो गया? फिजिक्स। सेम चीज़ 180 मार्क्स का क्या हो गया? 180 हुआ। 3 चौके 20, 0, 4 चौके 16, 2 18, ठीक है। 180 मार्क्स के हो गए आपका केमिस्ट्री, और इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 360 मार्क्स क्या हो जाएंगे आपकी बायोलॉजी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सम ऑफ द, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम अकेले कितना है? 360 मार्क्स। और उसमें भी आप देखेंगे बायोलॉजी अकेले बायोलॉजी कितना कवर कर लेता है? 360, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि नीट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी का जो पोर्शन है, नीट के एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब नीट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी का पोर्शन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 360 मार्क्स तो अकेले ही है, और इसमें से 90 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब बात आती है कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री तब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिजिक्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, वो इसलिए क्योंकि आपकी जो रैंक आती है नीट में, है ना, जब आप नीट में रैंक लाते हो, जब कभी आप नीट में जो रैंक आती है, ये बात याद रखना कि जो नीट में जो रैंक आएगी, रैंक, वो आपकी रैंक तभी अच्छी होगी। रैंक का मतलब हो गया कि आपको 600 प्लस मार्क्स लाने हैं। 600 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको अपनी रैंक अच्छी रखनी होगी, है ना। मतलब 600 प्लस मार्क्स आएंगे तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने का फ़ायदा बहुत है। वहाँ पे आपकी पूरे साल भर की फ़ीस जो होती है अराउंड 6000 के आसपास होती है ना, पूरे ईयर की। 6 साल की पढ़ाई हो गई 36,000 में। तो 36,000 में आपको पूरा नीट की डिग्री मिल जाती है, MBBS की डिग्री मिलती है ना, MBBS की। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप जो भी रैंक लाओगे तभी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाने के लिए, रैंक लाने के लिए आपको फिजिक्स स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। तो रैंक उन्हीं का आता है जिनका फिजिक्स स्ट्रांग होता है, ठीक है। फिजिक्स क्या हो?
स्ट्रांग हो, मजबूत हो। जो भौतिक विज्ञान है, जो भौतिक विज्ञान है ये स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आपका मजबूत होने का मतलब आपका ये नहीं कह रहा है कि उसमें आपको पीएचडी कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि वो आपका इस लेवल का होना चाहिए कि आपको समझ में आए, चीज़ें समझ में आ रही हैं, फिजिक्स समझ में आ रही है। नॉर्मल लेवल की फिजिक्स आती है, बहुत टफ लेवल की फिजिक्स नहीं आती है। आईआईटी जेईई की बात नहीं हो रही है, इट्स अ नीट, ये नीट की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात किसकी करेंगे? बायोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो आपको मैं बायो की बात करूँगा। ठीक है, इसके सिलेबस की भी बेसिस बात करेंगे। तो हम लोग देखते क्या हैं कि भैया देख लो, एक बात समझ लो अच्छे से, है ना, कि जो आपका जो बायो है, बायो, ठीक है, इसके अंदर आप देखते क्या हो कि जो बायो है इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 90 क्वेश्चन आते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 50% क्वेश्चन जो है जूलॉजी से आ रहा है, 50% क्वेश्चन बायोलॉजी बॉटनी से आ रहा है, ऐसा कभी होता है। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से 50% क्वेश्चन नहीं आते हैं। होता क्या है कि 11th से और 12th से, मतलब 11th के पोर्शन से और 12th के पोर्शन से अराउंड अप्रॉक्सीमेट 50% इसमें से पूछे जाते हैं और अराउंड 50% इसमें से भी पूछे जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि लगभग 45 क्वेश्चन इसमें से आएंगे तो 45 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 43 होता है तो ये 47 हो जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल ही होते हैं। अप्रॉक्सीमेट क्या होते हैं? इक्वल ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग को अपना सिलेबस पता होना चाहिए। और हमें पता है कि बायोलॉजी का सारा, एक बात आपको मैं बता दूं कि बायो का जितना भी क्वेश्चन है ना, बायो का मतलब 90 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 क्वेश्चन की जो हम बात करेंगे, इसका पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। आपको यदि एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से याद है तो आप बायो में 90 आउट ऑफ 90 मतलब 360 मार्क्स पूरा पा जाओगे आप, और पाए भी हैं लोग। पिछली बार देखिए, पिछले वाला जो लॉकडाउन था उसमें देखिए 360 आउट ऑफ 360, अरे 720 में से 720 मार्क्स आए थे। पूरी नीट कितने मार्क्स की होती है? पूरी नीट जो होती है 720 मार्क्स की होती है। 720 में से 600 प्लस लाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। आप देखोगे आराम से कि 360 में से 360 में से आप 350 लेते आए और इसमें से 100 और इसमें से 160 लेते आए तो भी आपका काम हो गया, है ना। तो आप लगभग 600 के आसपास पहुंच जाते हो। फिजिक्स में कोशिश करिए आप लोग की आपकी फिजिक्स में ना एवरेज जो है वो 130 140, एवरेज 130 140 आए तो आप बड़े आराम से नीट क्वालिफाई कर लोगे, बड़े आराम से, और अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। बायोलॉजी सिलेबस, जो बायोलॉजी का जो 11th का पोर्शन है सिलेबस में, है ना, कक्षा 11 क्लास 11th का जब हम बात करेंगे तो उसमें जो आता है उसके अंदर हम देखते हैं देयर आर 5 यूनिट, है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि क्लास 11th में टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट, 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट, है ना, इसी तरह अलग अलग यूनिट का नाम हम लिख देते हैं। फर्स्ट यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। देखो, आपको मैं चैप्टर के नाम याद नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर है। इससे कई फ़ायदे हैं। इस कौन से यूनिट के बाद कौन सी यूनिट है, इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा ना तो आपके माइंड में सबसे पहले चैप्टर हिट करेगा। सही बता रहा हूँ, पहले चैप्टर हिट करेगा, कॉन्सेप्ट तो बाद में आएगा, हिट करेगा। पहले चैप्टर आएगा, अरे इस चैप्टर से क्वेश्चन था, इस चैप्टर में ऐसा कुछ लिखा था, है ना, इस चैप्टर में हमको ये कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड को याद रखने के लिए हमें पहले चैप्टर के और यूनिट के नाम याद होने चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपना सिलेबस मुंह पे होना चाहिए, ज़बान पे होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने बस याद किया और आपका अपने बस पढ़ते गए जाके एग्ज़ाम दे देंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ योर सिलेबस, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग जीव जगत में विविधता। क्या बोलते हैं? जीव जगत में विविधता। ठीक है, यूनिट 2 में हम लोग देखते हैं। देखो अच्छा, यूनिट 1 में कई चैप्टर हैं। ये यूनिट है ना, इकाई है, ये 5 इकाइयाँ होती हैं। 5 इकाई है। इस 5 इकाई में
डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में टोटल 4 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो देखते हैं। जो आपका इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम लोग देखते हैं। चैप्टर 1 कौन सा है? लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 2 कौन सा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 3 कौन सा है? चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। चैप्टर 4 कौन सा है? चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। इन सभी चैप्टर को बताने का मतलब क्या है कि आप कौन सा को पता होना चाहिए। जैसे लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीव जगत। क्या बोलते हैं? जीव जगत। ठीक है, जीव जगत। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण, है ना? क्या हो जाएगा? जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है। प्लांट किंगडम को क्या बोलते हैं? वनस्पति जगत। क्या बोलेंगे? वनस्पति जगत। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? जंतु या प्राणी जगत। ठीक है, ये हो गया पहला यूनिट। फर्स्ट यूनिट में इतने चैप्टर हैं। फर्स्ट यूनिट में जो पहला चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ते हैं पूरा किंगडम, लिविंग वर्ल्ड की लाइफ क्या होती है, व्हाट इज़ लाइफ, मतलब ना इस चीज़ को समझते चलो हम लोग किसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड में हम लोग पढ़ते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से ये हैं, लिविंग लाइफ क्या होती है, व्हाट इज़ लाइफ, किस तरह की लाइफ को हम लोग सस्टेन करते हैं, लाइफ को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आए थे, आर एच विटेकर वाला, है ना, ये भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। देखो इसलिए चैप्टर का नाम याद रखना जरूरी है कि आपको अपनी चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है। प्लांट किंगडम में आपको क्या जरूरी है? प्लांट किंगडम आप पढ़ रहे हो ओनली लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के बाद ओनली जो प्लांट होंगे उनको हम कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें? प्लांट किंगडम में। एनिमल किंगडम में सिर्फ एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं, एनिमल को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन कौन से एनिमल किंगडम होते हैं, फाइलम कौन से होते हैं, है ना, सब फाइलम कौन से होते हैं, कॉर्डेट क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? एनिमल किंगडम में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे बात यूनिट 2 11th में। ये हो गया पहला चैप्टर, पहला यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर। ठीक। सेकेंड, देखो ध्यान रखना, क्लास 11th में टोटल 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर जो कि 5 यूनिट में है ना, 5 यूनिट में 4 चैप्टर तो हो गए। फिर यूनिट 2, यूनिट 2 को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल वाला जो चैप्टर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या हिंदी में? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, क्या बोलेंगे? पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, ये बोलेंगे संरचनात्मक संगठन। ये हो गया इसका मीनिंग, इस यूनिट का मीनिंग।
तो इसमें हम लोग देखो क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये वाला जब चैप्टर इसी में पढ़ते हैं, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसको इन सभी चैप्टर को हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से चैप्टर इसमें आते हैं, तो इसमें जो चैप्टर, इसमें जो कौन से हैं, इसमें जो चैप्टर हैं 5 यहाँ चैप्टर था, सॉरी 4 चैप्टर यहाँ था, यहाँ चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में आप देखते हो क्या है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो एक बार पता है, आप इस लेवल की बायोलॉजी की तैयारी कर लो ना जिसमें आपको पेज नंबर के साथ याद हो जाए, इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा जब, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के वो डायरेक्टली आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको याद रहेगा ना क्वेश्चन, आपको पेज नंबर, मतलब समझ लो कि आपको पेज नंबर के साथ चीज़ें याद है ना, तो आप समझ लो नीट बड़े आराम से निकाल लोगे बायोलॉजी का, ठीक है। और हम आपको यही काम कराएंगे, हम आपको इसी चीज़ को याद कराने में हेल्प करेंगे कि इस तरह की चीज़ों को कैसे याद करना है, इसमें आपको मेरा हेल्प रहेगा कि किस तरह से चीज़ों को आपको याद कराई जा सके, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं क्या है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग क्या देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोग देखो एनाटॉमी, मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहरी आवरण से हम लोग जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, मतलब एंजियोस्पर्म में जितने भी प्लांट हैं उन सभी प्लांट की मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मार्फोलॉजी मतलब बाहर से देख करके हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मार्फोलॉजी। एनाटॉमी मतलब उसको काट के देखेंगे, एनाटॉमी का मतलब काट के, है ना। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब हम लोग पढ़ेंगे, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग इस बात का ध्यान देंगे कि जो भी हम लोग याद करेंगे उसमें हम लोग उस प्लांट को कट करके देखेंगे कि रूट के अंदर की अरेंजमेंट क्या है ना, सूट के अंदर का अरेंजमेंट क्या है, और लीफ के अंदर की अंदर सेल के अरेंजमेंट क्या है, उसकी बात हम करेंगे, अरेंजमेंट की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है। इन सभी के हिंदी नाम भी नोट कर लेते हैं साथ साथ। इन सब के हिंदी नाम नोट करने से बेनिफिट ये रहेगा कि आपको चीज़ें भी अच्छे से क्लियर रहेंगी कि क्या क्या है, ठीक है। जैसे 5वां चैप्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पी पादपों की आकारिकी। क्या बोलेंगे, पुष्पी पादपों की आकार की, ठीक है, पुष्पी पादपों की आकार की, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 5 है। चैप्टर 6 को हम लोग बोलते हैं पुष्पी पादपों का शरीर, पुष्पी पादपों का शरीर, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, है ना, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 7। इसके साथ यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। तो याद रखना यूनिट 2 में टोटल कितने चैप्टर हैं, यूनिट 2 में टोटल 3 चैप्टर हैं, यूनिट 2 में टोटल 3 चैप्टर हैं, ठीक है। ये तीनों चैप्टर यूनिट 2 में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऐसी यूनिट जिसको हम लोग को याद रखने के लिए बस 1-2 बार पढ़ने की जरूरत होती है, 1-2 बार पढ़ते हैं चीज़ें याद हो जाती हैं। वो कौन सी यूनिट है, वो यूनिट है आपका स्ट्रक्चरल सेल। कौन सा है यूनिट 3, यूनिट 3 कौन सा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो है सबसे, जो इसमें के टोटल कितने चैप्टर हैं, इसमें भी टोटल 3 चैप्टर हैं। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, इसमें भी टोटल 3 चैप्टर्स हैं। कितने, 3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। देखो जो इम्पोर्टेंट मैं आपको वो लिखते जा रहा हूँ पूरा, ठीक है। आप भी आप भी लिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर है आपका, जो इसमें जो चैप्टर्स हैं उसमें जो चैप्टर नंबर 8 होगा वो कौन सा होगा, सेल,
द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। चैप्टर नंबर 9 वो कौन सा होगा, बायोमॉलिक्यूल। चैप्टर नंबर 9 कौन सा हो जाएगा, बायोमॉलिक्यूल। चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा सेल साइकिल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जब हम इसको बात करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कोशिका जीवन की इकाई, है ना, क्या बोलेंगे, कोशिका जीवन की इकाई। बायोमॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, जैव अणु, इसको बोलेंगे जैव अणु। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम इसको क्या बोलेंगे, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, है ना, ये जो इस चैप्टर में है। तो इसमें टोटल 3 चैप्टर ये हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सारे चैप्टर फटाफट खत्म होते जाएंगे। हम लोग को अपने यूनिट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, हमें अपने चैप्टर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। हम लोग को 22 चैप्टर पढ़ने हैं और 3 यूनिट में 10 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। ध्यान रखो, 3 यूनिट में 10 चैप्टर खत्म हो रहे हैं। बेनिफिट कहाँ रहेगा, 3 यूनिट को पढ़ के उसको 10 चैप्टर को फटाक से ख़त्म कर देना हम लोग का बेनिफिशियल एलिमेंट रहेगा, है ना। 3 यूनिट खत्म हो रहा है, हर यूनिट से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर यूनिट से, ठीक है। 8 से 9 क्वेश्चन हर यूनिट से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और आप 3 यूनिट यदि पढ़ते हो, देखो मैंने क्या कहा था, 11th से लगभग 45 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 5 यूनिट हैं। और आपको मैं बता दूं 5 9 45, तो लगभग मैंने सही बोला था। 8 से 9 क्वेश्चन जो मैंने बोला था, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, वो यही है ना। 8 से 9 क्वेश्चन हर यूनिट से आते हैं। तो आपको 3 यूनिट, आपका 3 यूनिट कितने में ख़त्म हो गया, 3 यूनिट पढ़ने के लिए आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। 10 चैप्टर पढ़ोगे तो आपका 3 यूनिट अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ना होगा अच्छे से, वो चैप्टर 1 2 लेके चैप्टर 10 तक काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये आपका काफ़ी लंबा यूनिट है ना। मतलब कम यूनिट में, कम चैप्टर में मैक्सिमम यूनिट ख़त्म हो जा रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो स्ट्रेटजी यही सब होती है, ठीक है। आप कितना मेहनत कर रहे हो ये मतलब नहीं है, आप कितना मेहनत कर रहे हो ये सब मतलब नहीं रहा। अब मतलब ये रहता है कि आप मेहनत कितना स्मार्टली करते हो। वो ज़माना गया जिस समय लोग रात को कैंडल लगा के पढ़ते थे, अब ज़माना थोड़ा स्मार्ट वर्क का आ गया है, ठीक है। आप कितना स्मार्ट वर्क काम करते हो ये बड़ा मैटर करता है। फिर उसके बाद आता है यूनिट नेक्स्ट। कौन सा यूनिट आता है, यूनिट 4। अब लोग इसमें मैं चैप्टर के नाम लिखूंगा नहीं, चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको बस यूनिट 4 में अब इस तरह सीधे आपको बस याद रखना है। यूनिट 4 में आपको क्या याद रखना है, यूनिट 4 में आपको ये याद रखना है कि आपके अंदर यूनिट 4 में टोटल कितने चैप्टर हैं। तो यूनिट 4 में टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो हैं आपके 5 चैप्टर हैं। कौन सा यूनिट का नाम क्या है, यूनिट का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपको पता है। प्लांट फिजियोलॉजी को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको इसके चैप्टर्स के नाम याद कर लो, कैसे क्या क्या होती हैं चीज़ें उसको याद कर लो। प्लांट फिजियोलॉजी हिट कर जाता है। देखो प्लांट फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी डायरेक्ट हिट करता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी जो है आपका, इसमें इसको हिंदी में कहते हैं आप, प्लांट फिजियोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं पादप कार्यकीय, ठीक है। इसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की हिंदी में बोलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ, मैंने कितने चैप्टर बताए थे, 5 चैप्टर। इसमें टोटल नंबर कितने चैप्टर आएंगे, 5 चैप्टर होंगे, ठीक है। 5 चैप्टर होंगे। तो इसमें 10 चैप्टर तो यहाँ तो हो गया था। 11वां जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट।
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आप क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें आप ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में वाटर का, है ना, फूड का, ये सब का ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन्स का, आयंस का, इन सब का ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में चीज़ों को भेजना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में आप क्या देखते हो, मिनरल एंड न्यूट्रिशन। मिनरल एंड न्यूट्रिशन, है ना। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 में आप देखो क्या, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये हो गया, है ना। फिर 14th में आता है रिस्पायरेशन इन प्लांट, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। और 15th में आपका आ जाएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन सबको हिंदी में देख लेते हैं एक एक करके। मुझे इंग्लिश के टर्म इस बड़े आराम से याद हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज, मैं यूपी बोर्ड से स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्या है ना कि इंग्लिश के टर्म से आपको याद रखने से बेनिफिट ये होता है कि बायोलॉजिकल टर्म हिंदी के बड़े कठिन होते हैं, इंग्लिश के टर्म बड़े इजी हो जाते हैं। आप लोग को भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आदत हो जाती है। ठीक है, तो 11th में जो है इसमें क्या है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, क्या दिया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पौधों में परिवहन। क्या बोलेंगे, पौधे में परिवहन। ठीक है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन को बोलते हैं खनिज पोषण। क्या बोलेंगे, खनिज पोषण। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट को बोलते हैं हम लोग उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, है ना, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, रिस्पायरेशन इन प्लांट में हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन इन प्लांट को हम लोग बोलते हैं पादप में श्वसन, पादप में श्वसन। आपको बता दूं नीट का एग्ज़ाम ना, अब नीट का एग्ज़ाम जो है, नीट के एग्ज़ाम से ही आपको एम्स में भी कॉलेज मिल रहा है। बहुत बढ़िया बात तो ये है, एक फॉर्म भरिए, सभी में अपना कॉलेज में एडमिशन लेते रहिए, है ना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं पादप वृद्धि और परिवर्धन, पादप वृद्धि और परिवर्धन, है ना। ये है टोटल 5 चैप्टर। ठीक, इसके साथ यूनिट 4 खत्म हो जाता है, तो ये पूरा 5 चैप्टर किस में आते हैं, यूनिट 4 में आते हैं। अच्छा, अब एक और बात कि भैया यूनिट 5 में क्या होता है, यूनिट 5 आप देखोगे तो यूनिट 5 में आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर होते हैं वो आते हैं 7 चैप्टर। कितने आते हैं, 7 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो 7 चैप्टर्स हैं, तो इन सभी चैप्टर्स को आपको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। आप जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो एक साथ ही आ जाएगा, ह्यूमन की बात होगी, तो ये बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप देखोगे क्या कि जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स थे उनको हम लोग ने डिस्कस कर लिया है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या है कि हम लोग जो स्ट्रेटजी बनाए हैं वो अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, उसी तरह से हम लोग अपना देखेंगे। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी को भूलेंगे नहीं। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग को हमेशा याद रखने वाला जो चैप्टर है, वो कौन कौन सा चैप्टर जो हमेशा याद रखना है, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इससे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट
और पुष्पी पादों में आकारिकी वाला जो चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये जो चैप्टर है चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 है ना, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक का जो चैप्टर है ये दोनों मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब सातों चैप्टर जो है हम लोग हमेशा रिमेंबर करते रहेंगे, हमेशा रिकवरी इसको जो है रिमेंबर करते रहेंगे, इसको याद करते रहेंगे, इसको रिवाइज करते रहेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 माइंड से बहुत जल्दी उतर जाता है। और जब 2 महीने बाद आप जब जैसे मान लो पूरा पढ़ लिए, पढ़ने के 2 महीने बाद आप जब उसको देखोगे तो कहोगे अरे ये तो मुझे आता है, लेकिन आपको आता है उस समय लगेगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो कहोगे ये तो नया हो गया, हमको समझ नहीं आ रहा है, भूल गया, ये होगा वो हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि वो चैप्टर ही ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको चीज़ें याद हो गई, लेकिन वो ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर यूनिट 3 जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी होता है ये याद रखना। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है ये बहुत इजी होता है। ठीक है, आपको इसके बस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पूरा इजी चैप्टर है, इसको हम लोग 1-2 बार पढ़ेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे, ट्रिक के साथ याद होता जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर नहीं होते हैं, बस चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत इसमें है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर है, जिसमें आप देखोगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे, मतलब डाइजेशन कैसे होता है ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण जिसको बोलते हैं, है ना, श्वसन और गैसों का विनिमय ये हो गया, शरीर द्रव्य परिसंचरण, उत्सर्जी पदार्थ एवं उसका निष्कासन, गमन और संचलन। ठीक है, तंत्र वाला जो चैप्टर है मतलब वो न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, रासायनिक समन्वय और एकांकी मतलब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है उसमें ये पूरे 7 चैप्टर यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की। किसकी बात करेंगे? क्लास 12 की बात करेंगे। क्लास 12 में क्या है? क्लास 12 में अच्छा अभी तक देखो क्या हुआ है, अभी पहले इसको देख लो। अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्लास 11th में देखो स्ट्रेटजी है ये पूरा ना। क्लास 11th में 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर में से 22 कितने हैं? 22 चैप्टर्स हैं। और क्लास 12th में जो है 16 चैप्टर्स हैं। कितने? 16 चैप्टर्स हैं, है ना। 22 चैप्टर में से 45 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या है? 16 चैप्टर में से 45 क्वेश्चन आएंगे। तो इस बात का मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि भैया हम लोग क्लास 12 की हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में, है ना। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे 16 ही चैप्टर पढ़ना है और 45 क्वेश्चन आना है ना। 16 चैप्टर से 45 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आप लोग भी इस बात को ध्यान दीजिए कि क्लास 12 में जो 45 क्वेश्चन आ रहा है, क्लास 12 के जो चैप्टर्स में से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, पूरे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट होगा, है ना। और क्लास 11th के जो चैप्टर्स हैं 22 चैप्टर में से 45 क्वेश्चन, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये 16 में से 45 ये कम चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को हम लोग कितना वेटेज देना है, कितना पढ़ना है, कौन से चैप्टर को हम लोग छोड़ेंगे तो किसी चैप्टर को नहीं, लेकिन हम लोग कौन कौन से चैप्टर को विशेष ध्यान देंगे, किस चैप्टर को विशेष ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या कहती है? 16 में से 45 है ना, हो जाएगा है कि नहीं? हो जाएगा। अपने आप को बूस्टअप रखिए, हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 45 ज़रूर होगा, 100% होगा, मुझे पूरा यकीन है हो जाएगा। उसी तरह जब हम चैप्टर 12 की क्लास 12 की बात करते हैं, किसकी? क्लास 12 की किसकी बात कर रहे हैं? क्लास 12 की बात कर रहे हैं। जब क्लास 12 की बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं? क्लास 12 की बात करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहला ये मतलब इसके अंदर यूनिट, इसके अंदर भी टोटल कितनी यूनिट है? इसमें भी 5 यूनिट है। क्लास 12 में भी 5 यूनिट है, मतलब 5 यूनिट इसमें, 5 यूनिट इसमें, मतलब 5 + 5 मतलब 10 यूनिट टोटल है नीट में, है ना। 10 यूनिट पढ़ना है तो 5 यूनिट इसमें है। तो हम लोग देखते हैं कि 12th का जो यूनिट है, 12th की जो यूनिट होगी यूनिट नंबर
फर्स्ट जो 12th की जो यूनिट है उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा यूनिट है, पहला रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला कौन सा है, रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, जनन। क्या बोलते हैं, जनन। इसमें टोटल कितने चैप्टर आते हैं, यूनिट फर्स्ट में टोटल जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं 4 चैप्टर। कितने चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, 4 चैप्टर्स आएंगे। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट जो चैप्टर है, 4 चैप्टर में जो सबसे पहला जो चैप्टर्स है, पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है, वो है आपका रिप्रोडक्शन इन, देखो डी के ऊपर एन लगाता हूँ तो TION हो जाता है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन, ये सॉरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवों में जनन। इसका मतलब क्या होता है, जीवों में जनन, ठीक है। चैप्टर 2 की बात करते हैं, है ना, सेकेंड चैप्टर जो है इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, पुष्पी पादपों में प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। चैप्टर 3 की हम बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। और 4th की जब हम बात करते हैं इसमें क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन सबको हिंदी का नाम भी नोट कर लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग बोलते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, मानव जनन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन बनता है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन इसका बनता है, इसका आपको याद रखना, हर चैप्टर से क्वेश्चन इसका बनता है, ठीक है। हर चैप्टर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देखोगे जो रिप्रोडक्शन वाला है चैप्टर, इसमें फर्स्ट चैप्टर इससे भी क्वेश्चन आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिसको एक बार पढ़ोगे आपको याद होते जाएगा, मतलब एक बार पढ़ते जाओगे इसको, ये चैप्टर पूरे याद हो जाएंगे। 12th का बेनिफिट यही है कि एक बार पढ़ते चलिए चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद एक ऐसा चैप्टर जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी यूनिट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो यूनिट है आपका जेनेटिक्स, है ना। सेकेंड यूनिट 2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें टोटल कितने चैप्टर होते हैं, तो इसमें टोटल 3 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें 3 चैप्टर होंगे। इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 6 की देखते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 7 देखते हैं, इवोल्यूशन, ठीक है। हिंदी में इन सबका नाम देख लेते हैं। हिंदी में हम जब नाम देखते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, है ना। इसको क्या बोलते हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत हो गया। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं
वंशागति का आणविक आधार, उसको क्या बोलते हैं? वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। और इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? विकास। कौन विकास नाम है इसका? यहाँ पे किसी का नाम विकास है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विकास। यूनिट 2 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पिछले साल प्रिपरेशन किए होंगे, उन्हें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस अकेले मतलब इस अकेले यूनिट से लगभग जो है 12 से 15 क्वेश्चन पूछा गया है। इस अकेले यूनिट से लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपका कितना? 12 से 15 क्वेश्चंस अकेले पूछ लेता है। बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है ना। फिर आ जाता है आपका यूनिट, इसके बाद आपका जो आता है नंबर ऑफ जो यूनिट है आपका 2 यूनिट हो गया इसमें, अब 3 यूनिट। तीसरा जो यूनिट है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर आप लोग को ह्यूमन के बेनिफिशियल चीज़ों को बनाने का काम किया जाएगा। ऐसा विज्ञान जिसमें कि ह्यूमन की काम की चीज़ें बनाई जा सकें, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसमें टोटल 3 यूनिट हैं। इसमें भी इस 3 यूनिट के अंदर टोटल 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पहला जो चैप्टर है इसमें, मतलब चैप्टर नंबर 8 जो होगा वो होगा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। चैप्टर नंबर 9 जो है वो कौन सा होगा? स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट, स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए, ऐसा उपाय बनाइए कि खाने की क्वांटिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी इन फूड प्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर जो हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर, इसके अंदर हम लोग देखेंगे बेनिफिशियल जो भी हैं उन सब के बारे में बात करते हैं, जितने बेनिफिशियल हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, इन सब की बात करते हैं। तो हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सिर्फ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। 1-2 दिन का चैप्टर ही है, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2 दिन का होता है, ठीक है। इसको 2 दिन में हम लोग पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो इसमें देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव स्वास्थ्य और रोग। स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये आपका आता है किसमें? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ठीक है। ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में किसको बोलते हैं? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, दही वाला जो बैक्टीरिया है इसी में पढ़ते हैं, ईस्ट वगैरह पढ़ते हैं इसमें हम लोग, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर? इन सब के अंदर हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इससे भी लगभग 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 4 कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल, पहला कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। दूसरा जो चैप्टर है एप्लीकेशन।
बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं हम लोग क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है ना, जैव प्रौद्योगिकी क्या होते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और उनके उपयोग, तो इसमें देखो सिद्धांत को एक अलग चैप्टर बना दिया गया है, उपयोग को एक अलग चैप्टर बना दिया गया है ना, यूनिट 4। इसी तरह यूनिट 5 है, यूनिट 5 में इकोलॉजी बस एक ही बार है ना, इकोलॉजी जो है एक ही चैप्टर जिसको हम लोग बड़े इजीली तरीके से याद करेंगे। इकोलॉजी, कभी तुमसे कोई बोल दे कि इकोलॉजी सुनाओ भाई, तो इकोलॉजी आप बड़े आराम से बता सकते हो। इकोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। ठीक है, इकोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। तो 4 चैप्टर को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि चारों चैप्टर आप एक साथ याद करिए। मैं सोचिए 4 चैप्टर हैं, ये सबको एक चैप्टर मान के चलिए, इकोलॉजी, ओनली एक चीज़ मान के चलिए इकोलॉजी। अलग अलग पॉइंट को, अलग अलग टॉपिक को हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग चैप्टर बना दिए हैं बस, और कुछ नहीं है। 4 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नीट का बायोलॉजी का पोर्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पूछा गया क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है इससे ये आता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है उससे ये आता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए और अच्छे से इसको समझिए कि मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि ये चैप्टर है पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन है आप इसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी आपको याद रहेंगी चीज़ें, आप कर लोगे। लेकिन ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आपको याद होने से मतलब नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि यूनिट 12th में, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि 12th में हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 12th में, क्लास 12th की जो बुक है, जो क्लास 12th में जो क्लास 12th में यूनिट है जेनेटिक्स वाला एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला। बायोटेक्नोलॉजी जो जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी वाला है, ये जो यूनिट है, हम यूनिट की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें टोटल 3 चैप्टर, इसके टोटल 2 चैप्टर, मतलब 5 चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों यूनिट से मिला करके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। कितने में से? 45 में से। 45 में से आधा क्वेश्चन तो इसी में से आ गया है ना, आधा पोर्शन तो इसी में से आ गया। इसीलिए आपको यह याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, जेनेटिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इसमें चीज़ें बहुत घुमा के भी पूछी जाती हैं, यदि चीज़ें आएंगी तभी आपको आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। सेम चीज़ बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी है, आएंगी तभी आ पाएंगी, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आपका सिलेबस क्या है, 11th की कितने चैप्टर हैं, कितने क्या हैं। आपको पेज नंबर याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो भी बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको समझ लो कि आप लोग मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो, किस लिए? अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए। ठीक है, एक बार आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा तो आप, जैसे डॉक्टर शिवपूजन है, डॉक्टर शिवपूजन का स्वैग बढ़ जाएगा, है ना। डॉक्टर शिवपूजन अलग अकड़ में चलेंगे, है ना। अगल बगल वाले जो उनसे नफरत करते थे वो भी इनसे प्यार से बात करेंगे, क्यों कि भैया उनको डॉक्टर सबसे इलाज करवाना है, फ्री में इलाज हो जाएगा। जो मौसी, बुआ, फुफ्फा, चाचा, चाची, नाना, नानी, जितने भी लोग नाराज़ थे वो लोग अपने आप मान जाएंगे। कुछ किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप मान जाते हैं। अरे फलनवा का लड़का, हम, अरे वो तो हमारे बचवा लगी, जाके दवाई करवा दिया, अपने साथ वो 4 लोग को ले जाएंगे, है ना। तो वो लोग इस लालच में हैं कि आप डॉक्टर बन जाओगे तो भाई जब तक डॉक्टर नहीं बनोगे तब तक वो आपको ताना मारते रहेंगे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप डॉक्टर बनते हो तो उसके बाद वो उनका पूरा स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगा। आप सोचोगे अरे यार ये कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर के पास बहुत कुछ होता है, पैसा तो इतना है कि आप गिनते गिनते बेहोश हो जाओगे, है ना। आप समझ लो साल में 2 से 3 करोड़ रुपए आप बड़े आराम से कमा सकते हो। कभी हम लोग क्लासरूम में इसको डिस्कस करेंगे कि 2 से 3 करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं डॉक्टर। एक नॉर्मल सा डॉक्टर, टुच्चू सा डॉक्टर जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक IITian से ज़्यादा पैसा कमा लेता है ना। और इसमें आपके सपने भी पूरे होते हैं, नेम होता है आपका, है ना। नेम, फेम, मनी सब कुछ मिलता है, नाम मिलता है, पैसा, रुपया, शोहरत सब मिलता है। तो ये सब बड़ी अच्छी चीज़ है। आप अपने MBBS पे फोकस कीजिए,
MBBS पे, और अपने फोकस पे पूरा लगे रहिए, अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको फंसता है आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप अपने डाउट को मेरे व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी कोई दिक्कत है आप हमको पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ को आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। और अब हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले 12th के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, 12th के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अपने चैप्टर को जो पढ़ेंगे उसमें रिप्रोडक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जेनेटिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12th। नेक्स्ट क्लास जो मेरी चलेगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास उसके अंदर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जो है रिप्रोडक्शन जो यूनिट फर्स्ट है क्लास 12th की। क्लास 12th नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 12th को हम लोग डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन में यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग समझ लीजिएगा, इतनी सी चीज़ें हैं, आपको अच्छे से चीज़ें पता रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए अच्छे से आप पढ़िए बढ़िए, और इस योजना का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और उन लोग को बोलिए कि वो भी पढ़ाई करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। पहली चीज़ अपने माइंड में ले लीजिए कि आपका MBBS आपका तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो हम लोग जितना पढ़ेंगे उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बुक्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप वो बुक्स आप लोग मंगा लीजिए, अपने पास रखिए वो बुक्स, क्योंकि वो बुक बड़ी अच्छी बुक होती हैं। मैं भी इसको प्रीफर करता हूँ, ठीक है, मैं भी उसको प्रीफर करता हूँ। तो आपको भी मैं सोचूंगा कि आप भी वो बुक अपने पास रखिए। जैसे कि कुछ बुक्स हैं, आप चाहें तो उसको मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, या फिर कहें तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी बुक की लिस्ट दे दूँ, है ना। पूरी बुक की लिस्ट दी जा सकती है, लेकिन आप नोट कर लीजिए, अब यहीं नोट कर लीजिए, क्या है बाद में नोट करेंगे, जिसी को लेना होगा तो ले सकता है। जैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए MCQ वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी होती है, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, ये ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये दोनों ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी को आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 को आप कर सकते हो। तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में इसके जो बुक हैं, बुक के जो राइटर हैं वो हैं आपके प्रदीप, कौन है, प्रदीप हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे एक ऑब्जेक्टिव बुक और है ना, एक ऑब्जेक्टिव बुक आप दूसरा लेना चाहो तो आप ले सकते हो दिनेश पब्लिकेशन का, किसका, दिनेश पब्लिकेशन। ये भी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का ले लीजिएगा, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव बुक है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक। और अपने पास एक बुक रखी हमेशा, वो है NCERT क्लास 11th एंड क्लास 12th। क्यों रुक जा रहा है, ठीक है। NCERT क्लास 11 एंड क्लास 12th एक बुक आप जरूर लीजिएगा, उसका नाम है ट्रूमैन, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की एक बड़ी अच्छी बुक है, उसका नाम है ट्रूमैन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रूमैन। मैं इसको प्रीफर करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है ये बुक ट्रूमैन की, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें जो होंगी हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की बुक होनी चाहिए। तो आप लोग इन सभी 3 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बताए हैं, इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी आप ले लीजिए, ठीक है। बाद में दूसरी लीजिएगा, पहले फिलहाल एक ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसका भी लीजिए, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों ले लीजिए। ट्रूमैन का भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता है, आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारी बुक मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रीफर मैं करता हूँ, और अभी तक मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं वो एवरेज जो है 300 प्लस जो है वो बच्चे मेरे तो पाते ही हैं, लेकिन जो सबसे टॉपर था मेरा जो एक स्टूडेंट है, उसका है आपका 325, ये था उसका हाईएस्ट मार्क था पिछले साल का। इसके पिछले साल का था 315 था,
और उसके पिछले साल का था 332 था, मतलब अलग अलग थे, मतलब 300 प्लस बच्चे मेरे आते हैं। और इस तरह से जो एक एवरेज फिगर देखा जाए, एवरेज फिगर है 270 प्लस का, जो मेरे बच्चे 270 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी, ये हम बस ओनली बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे मार्क्स 360 में से बोले जा रहे हैं, 360 में से, ठीक है, 360 में से, ये भी सब के सभी 360 के अंदर बोले जा रहे हैं। बायोलॉजी का बस मैं कंसिडर करता हूँ, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने पे आप इतने बुक को आप लोग लीजिए और मिल करके क्रैक करते हैं नीट। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, और बस विश्वास करिए हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाय।